आपका क्या एसोसिएशन था शार्क टैंक के साथ? तो मैंने अश्नीर से बात की. अश्नीर इज़ वेरी डिफरेंट. ही इज़ नॉट लाइक व्हाट ही लुक्स. ही इज़ कॉल्ड एज अ लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना. लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना. ही इज़ अ किंग. ही इज़ अ मेल. सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म वहीं होता था. मतलब आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे हैं. किसी भी दिन नक्सलाइट्स ने बोला कि आज मार्केट बंद तो बंद. कुछ नहीं होता था. नालंदा विश्वविद्यालय के जो गार्ड हैं वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनसे आप अगर जीत जाएं उनके शास्त्रार्थ में उनके सवालों का जवाब दे दें तब आपको अंदर एंट्री मिलती थी. फॉरगेट अबाउट कंपटीशन. दुबई में क्या है ऐसा? टुडे ही हैज बिकम द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कॉल्ड ओयो रूम्स. हमने बात करी थी शार्क टैंक की एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि आप शार्क टैंक से जुड़े हुए हैं. आपका क्या एसोसिएशन था शार्क टैंक के साथ? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है. सो आई वाज द बिजनेस एडवाइजर एंड क्यूरेटर फॉर शार्क टैंक लॉन्च. नाइस. सो सोनी टीवी के लिए मैंने पूरा ये प्रोग्राम क्यूरेट किया और बहुत इंटरेस्टिंग रहा. मुझे फॉर्चुनेटली 2020 में कोविड के दौरान मुझे मौका मिला एक शो बनाने का जो शार्क टैंक इंडिया बनने वाला था. बट उस समय किसी को पता नहीं था और मैंने भी बहुत सारे NDA साइन किए थे जहाँ पे आई कुड नॉट टेक द नेम एंड एक्सेट्रा. बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा मीडिया का बैकग्राउंड प्लस मेरा स्टार्टअप की डीप एक्सपर्टीज दोनों का मिश्रण था. राइट. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने कहा यार बहुत इंटरेस्टिंग है. शुरुआत के 6 महीने मैंने रिसर्च किया ये बताने के लिए सोनी टीम को मिल के साथ में कि ये शो इंडिया में चलेगा. जब टीम कन्विंस हो गई फिर शो कमीशन हो गया कि हाँ अब ये 2021 में आएगा. अगेन कोविड का समय चल रहा था. फिर मुझे जो मेरा पहला टास्क था वो ये था टू बिल्ड द पैनल ऑफ शार्क्स. सबसे पहले मैंने आई कैन नॉट शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट मैं करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ. तो मैंने एक पैनल बनाने की कोशिश की जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो. इन्वेस्टर्स भी हों, एंटरप्रेन्योर्स भी हों, फाउंडर्स भी हों. एंड कोविड का समय था. लॉट ऑफ पीपल वर नॉट अवेलेबल. शूटिंग का समय ज़्यादा था. बट इंटरेस्टिंगली आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पीपल हु हैव डन गुड वर्क. तो मेरे दोस्त हैं अश्नीर ग्रोवर जिन्होंने भारत पे कंपनी बनाई थी. इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट इन्वेस्टर इन भारत पे. तो मैंने अश्नीर से बात की. अश्नीर इज़ वेरी डिफरेंट. ही इज़ नॉट लाइक व्हाट ही लुक्स ऑन टीवी. आप उनसे मिलेंगे इन लाइफ पर्सन तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं. मैंने तो कभी सुना नहीं था अश्नीर को ज़्यादा बोलते हुए. तो मैंने अश्नीर को रिक्वेस्ट किया अश्नीर कैन वी डू इट. तो ही वॉज नॉट वेरी रेडी एट द मोमेंट बट देन ही सेड ओके लेट्स ट्राई. हमने ट्राई किया, ऑडिशन किया. इट वॉज वेरी गुड. देन आई मेट थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन आई मेट अमन गुप्ता बोट. उनसे बात की, उनको ऑडिशन किया. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. उन्हें बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में. तो उनसे बात हुई. फिर विनीता से बात हुई. उनके हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उनसे बात हुई. फिर हमने ये सारे लोगों को ढूंढा, उनसे बात की. सोनी टीम रियली लाइक्ड इट एंड देन द पैनल ऑफ शार्क्स वाज क्रिएटेड व्हिच वाज वेरी वेरी गुड. उसके बाद फिर हमारा दूसरा सेगमेंट था सोनी टीम को ट्रेन करने का क्योंकि सोनी टीम एंटरटेनमेंट में बहुत एक्सपर्ट है. उन्हें बिजनेस में ट्रेन करना था, बिजनेस कैसे चलता है. फिर मैंने एक बिजनेस टीम बनाई जिनका काम था स्टार्टअप एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करना. ईयर 1 में हमारे पास 60,000 एप्लीकेशन आए थे. वहाँ से शॉर्टलिस्ट करके वहाँ तक ले जाना काफ़ी मुश्किल था. फिर शूटिंग का समय आया, बहुत एक्साइटिंग था. मैंने ऐसे पिचेस सुने. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. टीवी पे आपको सिर्फ 5 मिनट दिखाते हैं. एक्चुअल पिच 2 घंटे की होती है. 2 घंटे पिच चलती रहती है. उसमें से आप 5 मिनट कट करके एडिट करके दिखाते हैं टीवी पे. तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि ये हो रहा है. और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आए उस शो में. जैसे जुगाड़ू कमलेश आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था. और भी बड़े सारे स्टोरीज हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा था. और ख़ास करके हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये शो शायद 3-4 साल में पॉपुलर हो जाएगा. हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि पहले साल में ये शो विल गो मैड. राइट. वी वर वेरी हैप्पी. सीजन 2 में देयर वाज वन मोर स्टोरी. आज वो कंपनी करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन की हो गई है. तो इस शो ने बहुत सारे लोगों के सपने को जिंदा किया है. साथ ही साथ आज घर में बात होती है बिजनेस के बारे में. ग्रैंड मदर बात कर रही हैं आपसे, आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं. आप देखेंगे रोड पे ऑटो ड्राइवर्स. मैं सीजन 1 के बाद सिक्किम गया था एक वेकेशन पे और मेरा ड्राइवर जो था ही वाज वाचिंग शार्क टैंक. आई वाज लाइक ये क्या है, क्यों देख रहे हो? कह रहे नहीं ये बहुत अच्छा शो है. मेरा भी एक आइडिया है कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट कंपनी बनाऊं. मैं अगले साल पिच करने जा रहा हूँ. आई वाज सो प्राउड टू सी दैट. वाओ. अच्छा, हेल्प मी अंडरस्टैंड विद दिस एंटायर शार्क टैंक का जो पूरा सिनेरियो है जहाँ पे लोग कहते हैं कि दिस मोर ऑफ अ रियलिटी शो दैन एक्चुअल रेजिंग मनी एंड ऑल, वो कितना जायज़ है? ऐसा कुछ है क्या? देखिए शार्क टैंक जो है इट्स अ ग्लोबल फॉर्मेट. शुरू हुआ था जापान में एज टाइगर्स ऑफ मनी, फिर गया यूके में एज ड्रैगन्स डेन, फिर गया अफ्रीका में एज लायंस डेन एंड देन वेंट टू शार्क टैंक टू यूएस. शार्क टैंक इन द शार्क टैंक फॉर्मेट इज इन 40 कंट्रीज, 40 देशों में. इंडिया में भी शार्क टैंक फॉर्मेट में है. शार्क टैंक ओवरऑल दुनिया में नंबर 1 रियलिटी शो है. बिगर देन आइडल, अमेरिका गॉट टैलेंट, बिग बॉस, एवरीथिंग. बिग ब्रदर. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट फैक्टर है. लोग एंजॉय करते हैं वो थ्रिल, वो नेगोशिएशन, वो सारी चीजें. इट्स एक्चुअली एन एंटरटेनमेंट शो विच टॉक्स अबाउट बिजनेस. बिकॉज
आप ये समझिए, एक आम इंसान जो पूरे दिन में उसके पास 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है, वो उतना ही कंटेंट देख सकता है। अगर आप उसको फोर्स करते हैं एक ऐसा कंटेंट देखने में जो बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है लेकिन एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो शो कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो शो बनाया जाता है कॉन्शियसली इसमें एफर्ट होते हैं कि एंटरटेनमेंट का भी एस्पेक्ट हो और स्टोरी टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हो। क्योंकि अगर आप इस शो पे जाके एक कॉम्प्लेक्स एआई स्ट्रक्चर बेचेंगे, लोग समझ नहीं सकते उसको, एंड देन योर पर्पस इज नॉट सॉल्व एज ए स्टोरी टेलर। अगर आप स्टोरी टेलर हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स को भी आसानी से लोगों को समझा सकें। तो आई थिंक शार्क टैंक उस मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो लोगों को बताता है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। So one is like awareness that is certainly built, and also I think that the equation with money, बहुत ही कम घरों में ऐसा होता है जहाँ पे बात होती है पैसों के बारे में, लेकिन पिछले कुछ सालों में पीपल ओपनली टॉक अबाउट कि जा बेटा तो बिजनेस कर ले, कि बेटा कुछ ऐसा कर ले। हैव यू सीन दैट ट्रेंड? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मेरे इतने सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था शार्क टैंक सीजन 1 के बाद, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, पिक्चर्स भेजे हैं कि मेरे घर में मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ हर एपिसोड देखता हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ हर एपिसोड देखता हूँ, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि यार तुम इतना पढ़ाई करके जॉब के पीछे पड़े हो, तुम ये सीरीज क्यों नहीं रेज करते, तुम ये कैपिटल क्यों नहीं रेज करते, तुम इक्विटी। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि यार हम भी तो धंधा करें इतने सालों से, हमारी भी कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए, हम भी मार्केट से पैसा रेज करेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ ये हो गया है कि इसके वजह से स्टार्टअप हैज़ बिकम कूल, स्टार्टअप हैज़ बिकम in. People want to talk about it. So I think that's also very interesting. There was a time then, you know, when college में अगर आप एक म्यूजिशियन हो या एक सिंगर हो तो ही आपकी वक्त थी। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो आज, ये तो कूल। आज अगर आप अपने कॉलेज में, आपने कॉलेज के दौरान अगर रेज कर लिया राउंड और मीडिया आर्टिकल आ गया है, स्टार हो आप, पोस्टर बॉय हो आप, देन आपका टिंडर तो मतलब हैंग हो जाएगा। Oh wow, this was nice. This was nice. ये बताओ कि आप there are startups who charge you money to write your bio on Tinder, $5 per bio, and then there are studios who take professional photos to put on Tinder. There are people who sell a cracked version of Tinder Pro so that you can do unlimited swipe. So startup हर जगह है, बहुत कुछ करने को। सुन रहे हैं आप लोग क्या क्या कर सकते हैं आप। This is nice. There's a cafe owner, I think वो जर्मनी या नेदरलैंड्स में है। अच्छा। उसने एक बॉट बनाया और वो बॉट क्या करता है कि उस बॉट पे there's a very beautiful girl who's there and the girl writes type on all the guys profile and she invites people that come to this cafe, ये मेरा फेवरेट कैफे है, यहाँ पे आओ हम लोग मिलेंगे। और वहाँ पे वो वेट कर रहा है, फिर वो कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ, आई एम ऑन द वे, व्हाई डोंट यू ऑर्डर दिस ड्रिंक, दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक। एंड वो ड्रिंक ऑर्डर करता है, बंदा वेट करता है, फिर चला जाता है। वो एक्चुअली वो कैफे ओनर ने बनाया है वो ऐप और उसके माध्यम से वो लाखों रुपए कमा रहा है। This is crazy. This is crazy. This is crazy. Since you travel to so many places across the world and you can sense कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। इंडिया में लोग काफ़ी क्या वर्ड यूज़ किया जाए, बहुत क्रेजी हैं कि हमें दुबई में इन्वेस्ट करना है। दुबई में क्या है ऐसा कि पीपल आर क्रेजी टू गो फॉर दुबई कि वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो इंटरेस्टिंगली मैं दुबई के रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। मुझे ये मौका मिला पिछले कुछ सालों से। वन ऑफ द रॉयल फैमिली मेंबर, आई एम देयर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया। तो जो दुबई के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, द रूलर हिज एक्सीलेंसी बिन राशिद, उन्होंने आज से कुछ साल पहले ये बोला था कि मैं दुबई को दुनिया का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दूंगा। लोग उन पे हंसते थे, बोलते थे कि डिजर्ट है, सालों भर गर्मी रहती है, आप यहाँ क्या करोगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज दुबई दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रेगिस्तान के बीच लोग इतना पैसा खर्च करके घूमने जाते हैं। दुबई बहुत स्मार्ट है। दुबई के पास ऑयल नहीं है, ऑयल अबू धाबी में है, ऑयल सऊदी अरेबिया में है, ऑयल कुवैत में है, दुबई में ऑयल नहीं है। दुबई ने सबसे पहले शुरुआत की पर्ल ट्रेडिंग से, मोतियों का ट्रेड करते थे वो। फिर उन्होंने दुबई को ग्रो किया एज अ पोर्ट ताकि दुनिया भर के शिप्स दुबई के रास्ते गुजर सके, टोल दे सके। फिर उन्होंने फोकस किया ट्रैवल पे, उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, इतना बड़ा हब बनाया ताकि दुनिया में ईस्ट और वेस्ट जो है वो कनेक्ट हो सकें दुबई के माध्यम से। फिर उन्होंने फोकस किया टूरिज्म पे। आज दुबई फोकस कर रहा है मनी पे। तो दुबई, अबू धाबी, मतलब यूएई में देयर आर 2 फाइनेंशियल हब्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड ADGM and one of them is called DIFC. What is that? So ADGM is called Abu Dhabi Global Market and DIFC is Dubai International Financial Corporation. तो basically क्या होता है कि ये 2
स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आप मनी मूव कर सकते हैं। आप बड़ा फंड लगा रहे हैं, आप वहाँ लगाइए। आप बड़ा रेज कर रहे हैं, आप वहाँ करिए। आप अपना फैमिली ऑफिस खोलना चाहते हैं, आप वहाँ खोलिए। गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है और आपको सपोर्ट करती है। समथिंग लाइक एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समथिंग लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंडस्ट्रीज, बट दिस इज फॉर फाइनेंस। फॉर फाइनेंस दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये पहले होता था हांगकांग में, फिर ये चला गया सिंगापुर, फिर ये गया लंदन, अब ये दुबई में, यूएई में। तो उसकी वजह से दुनिया का सारा बहुत बड़ा पैसा आज यूएई में आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। तो वो आज से 20 साल आगे देख के प्लान करते हैं। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, पूरा शहर जो है इट्स लाइक अ लेगो सिटी। एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नथिंग, नो इम्परफेक्शन। तो लोगों को पसंद आता है। तीसरा, उनका ग्लोबल डायस्पोरा। दुबई में आज 180 से ज़्यादा देश के लोग रहते हैं, नेशनलिटीज़ हैं। तो कल्चर है, प्योर कॉस्मोपॉलिटन है, वन ऑफ द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। आप रात को 2 बजे भी अकेले कहीं भी जाएं, एज अ मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई में आप कहीं भी सामान छोड़ दें, मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी, कोई उठाएगा नहीं। आपका घर बिल्कुल सेफ है, आपके बच्चे सेफ इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई दुनिया भर से लोग आज दुबई जाना चाहते हैं। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि दुबई को ये पता है कि उन्हें नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन कैप्चर करना है। तो आज वो दुनिया के सारे जो टॉप स्टार्टअप्स हैं उनको दुबई बुलाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, हाईली रेगुलेट कर दिया। टुडे टॉप क्रिप्टो टैलेंट फ्रॉम इंडिया हैव ऑलरेडी मूव्ड टू दुबई। और फिर अब वो एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डीप टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोबोटिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक यही कारण था कि जब हमने सुपर एंजल समिट बनाया, जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा एंजल समिट है, क्या है एग्जैक्टली? हमने अबू धाबी में बनाया। तो पिछले कई सालों से भारत में, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने शुरुआत की थी तो 2000 से भी कम स्टार्टअप थे और इन्वेस्टर की संख्या उससे भी कम थी। तो 2018 में मैंने देखा कि अगर हमें भारत को बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया 2018 में, जिसे मैं कहता हूँ एंजल इन्वेस्टमेंट मास्टर क्लास, जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट कर सकें। आज हमने 1000 से ज़्यादा ये इवेंट पूरी दुनिया में किया है और इसके माध्यम से हमने भारत में 6000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐड किए हैं अपनी कम्युनिटी में। तो मैंने देखा कि हम इस इवेंट को बड़े स्केल पे कर सकते हैं और ग्लोबल तरीके से कर सकते हैं। तो हमने एक इवेंट बनाया, सुपर एंजल समिट, जिसका पहला एडिशन अबू धाबी और दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलके हो रहा है अबू धाबी में December 15-16 को इस साल। इसमें हम दुनिया के सारे टॉप एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स को बुला रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोग आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे और ऑब्जेक्टिव होगा कि हम एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकें, स्टार्टअप्स फंड रेज कर सकें और इनफैक्ट हम यूएई को एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप प्रेजेंट कर सकें। तो मेरे हिसाब से सुपर एंजल समिट इज अ ट्रू मेक इन इंडिया एफर्ट। सो वी आर मेकिंग फ्रॉम इंडिया अ ग्लोबल प्रोडक्ट। And this is open for everyone, be it any startup founder, any investor who wants to be a part of it? यस एब्सोल्युटली। तो ये हमने बहुत ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है। टिपिकली ऐसे इवेंट क्लोज डोर होते हैं, बट हमने इसे ओपन बनाया है। एनीवन कैन विजिट आवर वेबसाइट superangelsummit.com एंड वहाँ पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, ईदर एज ए स्टार्टअप और एज एन इन्वेस्टर और एज एन इकोसिस्टम इनेबलर। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन है आप आ सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं आप आ सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे टॉप स्पीकर्स आ रहे हैं, टॉप स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टॉप इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो कि कई बार होता है ना, लाइक फॉर अ बिगिनर, कि एंजल वर्सेस अ वीसी, क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल। मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं जी। शी इज़ एन एंजल फॉर मी। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, दे आर एंजल फॉर मी। सो एंजल इन्वेस्टर इज बेसिकली अ टर्म जो 1980 के दशक में सिलिकॉन वैली में शुरू हुआ था। जब सिलिकॉन वैली में उस समय HP, कॉम्पैक, IBM जैसी बड़ी कंपनीज थी और उनके एग्जीक्यूटिव्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे आसपास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ बच्चे वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उसमें स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया। वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एप्पल। तो एप्पल में लोगों ने जो इन्वेस्ट किया, दे वर एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है ऐसे लोग जो अर्ली स्टेज पे काफ़ी रिस्क लेके आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। एंड जो आपका इवेंट है ये एंजल्स पे फेक है, सुपर एंजल्स। सुपर एंजल्स बेसिकली अगेन ऐसा टर्म है, ऐसा एंजल इन्वेस्टर जिसने 200 से ज़्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, उसे सुपर एंजल कहते हैं। ओके। तो हम ऐसे एंजल्स को एक साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वीसी जो होता है वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड इट्स अ ब्लाइंड पूल्ड कॉर्पोरेट, नॉट अ कॉर्पोरेट बट लाइक अ ऑर्गेनाइज्ड फंड। उसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो अलग अलग इंडिविजुअल या कंपनी से पैसे इकट्ठा करके एक फंड में रखता है और इस फंड से इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में। इट्स लाइक ए म्यूचुअल फंड जहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजर है जो हर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये अंतर है। एक एग्जांपल दोगे टू एक्सप्लेन वीसी टू एनी लाइक न्यूबी?
बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर बात करें फेसबुक की, जी, फेसबुक जब शुरू हुआ तो उसमें जो सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर थे वो थे पीटर थील। पीटर थील ने फेसबुक में $500,000 इन्वेस्ट किया और उस समय उसमें ज़ीरो रेवेन्यू था, प्रॉफिट मॉडल नहीं था, बट उन्हें पता था ये बड़ा होने वाला है। उन्होंने अपना पैसा लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक ने रेज किया कैपिटल सिकोया से और बड़े बड़े फंड से। तो बड़े बड़े फंड आके उन्होंने फेसबुक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब फेसबुक का IPO हुआ तो पीटर थील ने जो $500,000 डाला था, $1 billion, $2 billion, $2 billion, $2 billion, हाँ। तो आप सोच नहीं सकते कितना रिटर्न मिलता है आपको। और जो बड़े फंड है उनको भी पैसा मिला। इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली मामा अर्थ का IPO हुआ था और उस IPO में जो एंजल इन्वेस्टर्स ने शुरुआत की, जैसे कुणाल बहल, जैसे शिल्पा शेट्टी। कुणाल बहल ने 40 लाख डाले थे, उनको 38 करोड़ का एग्जिट मिला। कोई ऐसा है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें? बता दो हमें। देखिए मैं आई एम नॉट अ एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप 1 साल में $100 इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड, इक्विटी या रियल स्टेट में, उसका 25% निकाल के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। I got to know that you don't like the Indian education system. क्यों खफा है इतना? आप अगर देखें हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एरा से, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया। दे वांटेड टू ट्रेन इंडियंस, बिकॉज इंडियन लोग इंग्लिश अच्छा बोल लेते थे उस समय भी, और उन्हें पता था कि इंडियन बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, जो ऑलमोस्ट 6000 ईयर की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में हमेशा इंडिया वाज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योरियल नेशन। जहाँ पे यस, ऑलवेज लुक एट हड़प्पा, लुक एट मोहनजोदाड़ो, पीपल यूज्ड टू डू फार्मिंग, पीपल यूज्ड टू डू पॉटरी, गोल्ड स्मिथ, हर तरह का काम होता था और लोग आपस में एक दूसरे के साथ बार्टर करते थे और ट्रेड करते थे। हर एक सेंचुरी में अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पे था, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के जो गार्ड हैं वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनसे आप अगर जीत जाएं उनके शास्त्रार्थ में, उनके सवालों का जवाब दे दें, तब आपको अंदर एंट्री मिलती थी। फॉरगेट अबाउट कंपटीशन। तो वेन सांग जो एक बहुत बड़ा चाइनीज स्कॉलर और ट्रैवलर था, वो आए थे और उन्होंने रिकॉर्ड किया नालंदा के ग्लोरी को, और उन्होंने ये बात बताई थी कि उनके सिक्योरिटी गार्ड से मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, जबकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट पर्सन इन चाइना। तो हुआ ऐसा कि बख्तियार खिलजी ने इंडिया पे अटैक किया और वो एक्सपैंड कर रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उस समय वो बिहार के आसपास ही थे। तो बात ये निकली कि अब तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्रिटिकल सिचुएशन है। उनके हकीम ने बहुत कोशिश की चीज़ें सॉल्व करने की, बट वो हो नहीं पा रही थी। और उस समय वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में एक वैद्य थे, उन्होंने बोला कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ अगर ये मेरी दवाई ले लें तो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये दवाई नहीं ले सकता। लेकिन वो वैद्य बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशन में बिलीव करते थे और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उनके जान नहीं जाने दूंगा। उन्होंने उनको एक कुरान गिफ्ट की और 1 महीने तक वो कुरान बख्तियार खिलजी पढ़ते रहे, और वो कुरान पढ़ने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। ही वो सरप्राइज कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने उस जो दवाई है उसका लेप उस पूरे किताब कुरान जो होली बुक है उसके पन्नों पे लगा दिया, और जब भी आप कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने बोला था कि आप पन्ने पलटते रहिए, तो वो दवाई आपके होंठों पे जा रही है बार बार। अच्छा, ऐसे जब पढ़ते हैं। अभी अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, जो हिस्टोरिकल डेटा है जो भी अवेलेबल है, अभी तो ज़्यादा है नहीं, इट हैड वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑलमोस्ट हर वर्टिकल के बारे में किताबें लिखी थी। और ये हिस्ट्री है नालंदा विश्वविद्यालय की। उससे पहले तक्षशिला, जो कि बहुत, आज हम मॉडर्न डे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, वाइल दिस इज़ गुड बट दिस वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेटेस्ट। कमिंग बैक, ब्रिटिशर ने जो पूरा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट एग्री विथ मी, बट अगेन इट्स माई ओपिनियन। उन्होंने जो डिज़ाइन किया था करिकुलम, जो आज भी हम फॉलो करते हैं, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट वो चाहते थे कि ज़्यादातर इंडियन उनकी फैक्ट्रीज़ में काम करें। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर चाहिए थे। आप नोटिस कीजिए, हम स्कूल एक सही समय पे जाते हैं, एक समय पे लंच ब्रेक लेते हैं, एक समय पे वॉशरूम ब्रेक के लिए परमिशन मांगते हैं। सेम होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आज भी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन में वो सारी चीज़ें नहीं है जो ज़रूरत है। क्या नहीं है हमारे एजुकेशन में? हमें बैंक के बारे में नहीं बताया जाता, टैक्स के बारे में नहीं बताया जाता, सेविंग्स के बारे में नहीं बताया जाता, हमें ये नहीं बताया जाता कि एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि रिस्क कैसे लेते हैं। हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि आप कैसे एक बड़ी मशीन का एक छोटा हिस्सा बन सकते हैं।
That's it. जब आप वो बनेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा. क्या रिवॉर्ड मिलता है? A+, स्टार, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट हैंड राइटिंग, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, राइट? अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम विद बीइंग एन एम्प्लॉय, बट देश हमारा इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी हैं. आप ये सोचिए, अगर आप एक बहुत, सबसे पहले तो लोग पूछते हैं व्हाट इज योर ड्रीम जॉब. ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन ये है कि व्हाई वुड आई ड्रीम ऑफ डूइंग स्लेवरी? व्हाई वुड आई ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स? What's wrong in that? There are people who will prefer a job Absolutely. which requires more stability and less of risk. I'll come on that. But मेरा ये कहना है कि अगर आप सच में सपने की बात करें, दिस इज नॉट सपना, दिस इज नेसेसिटी. यार यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल. ये बातें करके आप घर नहीं चला सकते. बट अगेन अगर सपने की बात करें, सपना बड़ा होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टांसेस जो हैं उन्होंने हमें बांध रखा है. अगर हम बात करें जॉब और बिजनेस के बारे में, अगेन नॉट एवरीवन हैज़ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, नॉट एवरीवन हैज़ टू बिल्ड अ स्टार्टअप, नॉट एवरीवन हैज़ टू डू अ बिजनेस. बट आप ये समझिए, अगर आप एक बिजनेस करते हैं और आपका जो जीवन काल ख़त्म हो रहा है 70 साल 75 साल तक का, तब तक आपने अपनी कंपनी का टर्नओवर कर लिया 10 करोड़ रुपए. आपकी जो अगली पीढ़ी है वो 10 करोड़ 1 रुपये से शुरू करेगी. आप कितना भी अच्छा जॉब कर रहे हो, आपकी पीढ़ी फिर वहीं जीरो से शुरू करेगी. सो ट्रू. तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एजुकेशन चाहिए वो फिर कहाँ से मिलेगी? अगर सपोज स्कूल में मिल नहीं रहा है तो सिस्टम में कहाँ से आएगा? मेरे हिसाब से हमारे जीवन के हर एक पल पे एंटरप्रेन्योरशिप है. आपको हर दिन अपने आप को बेचना पड़ता है. सबसे पहले आप बच्चे होते हैं, आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है एक टॉय खरीदने के लिए. यू लर्न योर स्किल्स फ्रॉम डे वन. आपको अपने पहले लव को प्रपोज करना होता है, बी इट योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड. यू पुट सो मेनी स्ट्रैटेजीज अराउंड कि यार कैसे मैं ऐसा करूं ताकि आउट ऑफ माई 200 मतलब मेरे क्लास में 200 लोग हैं एंड शी और ही यू नो बिकम्स माई पार्टनर. एंड ऑनेस्टली मतलब इट माइट साउंड फनी बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैशन we bring to impress our first love, if we bring the same passion to build your first startup, trust me, it's gonna be $1 billion company. India will be like a superpower very soon. और हमें तो प्यार करना इतना पसंद है. बहुत सारे आशिक हैं यहाँ पे. Today I have spoken at almost all the IITs, IIMs, all the top colleges. मैं जब भी जाता हूँ IIM में, IIT में, बोलता हूँ कि अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ आने की तो शायद मैं ना आ पाऊँ एज अ स्टूडेंट, बट आई एम हियर एज अ टीचर बिकॉज आई हैव दिस एक्सपर्टीज वेयर आई कैन ट्रेन यू गाइज एंड आई ऑल्सो टेल देम अबाउट एजुकेशन सिस्टम एंड द चैलेंजेस. आप सोचो, यू आर टॉप 1% टैलेंट इन द वर्ल्ड, देन यू गो टू IIT, देन यू आर इवन 1% टॉप फ्रॉम देयर एंड यू गो टू IIM. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, यू स्टडी मरीन बायोलॉजी इन IIT, यू स्टडी मैनेजमेंट इन IIM and then you're selling Coca-Cola or you're selling detergent. यार आपने इतना टैलेंट वेस्ट कर दिया. अगर वो एक बंदा एक बड़ा एम्पायर शुरू करे, एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे, हम क्या क्या कर सकते हैं देश में. अभी क्या होता है कि इंडिया में हम लोग बेस्ट साइंटिस्ट बनाएंगे, बेस्ट डॉक्टर्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, US में जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, बट कोई भी होता नहीं है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है. तो करना क्या चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन प्लान. सबसे पहले तो आई थिंक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. क्या माइंडसेट होना चाहिए एग्जैक्टली? हमें देश में और समाज में हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन को देखिए, किसी भी इकोनॉमी को देखिए, अगर वो इकोनॉमी स्ट्रांग बनी है क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा है. US, सिलिकॉन वैली, UK, लंदन, यूरोप, बर्लिन, इंडिया, बैंगलोर, इन हर इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि जो भी इकोनॉमी ग्रोथ है वो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से हो रही है. तो हमें अपने सोसाइटी में लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप पैसा भी कमा सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ जॉब क्रिएटर. यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. नंबर 1. ये कैसे होगा? Thankfully, there are shows like Shark Tank and all which are talking about the positives of entrepreneurship. But again, मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें entrepreneurship को इंक्लूड करना पड़ेगा स्कूल लेवल से ही, जहाँ पे हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि guys, listen, there is also an option where you can build your own stuff. And we need to tell them कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए. आप कोशिश करिए कि आप शुरुआत से ही समस्याओं को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका ढूंढें. नंबर 1, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स लॉन्च करने चाहिए जहाँ पे अगर लोग अपना खुद का रोज़गार करना चाहें तो उन्हें मदद मिले. ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा स्कीम हैं, बट अगेन इट हैज़ टू बी मोर प्रैक्टिकल ताकि लोग ये रिस्क ले सकें. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च समथिंग कॉल्ड अ निधि EIR प्रोग्राम, where if you are an entrepreneur and you are selected at one of the incubator, you get 35,000 rupees stipend every month till you're building a startup. That's very good, right? Because honestly,
टीयर 2 टीयर 3 में पढ़ाई करने के बाद आपको इतनी सैलरी मिलती है। बट यू फील दैट जो सिस्टम है हमारा वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। इंसान एक करना चाहता है, ही सीज दोज बिग फैंसी ड्रीम्स शोन थ्रू द टीवी चैनल्स एंड मे बी शार्क टैंक, लेकिन जब वो कुछ करना चाहता है द पेरेंट्स से कि भाई पहले अपनी नौकरी ले लो, पहले खाना पीना देख लो, उसके बाद ये सब करना। सो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है एंड देन ही फील्स लॉस्ट। तो ये कितना प्रैक्टिकल है एज एन एडवाइस? अगेन गोइंग बैक टू माई प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, मैं बोलना भूल गया, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो सर्वाइवल मोड में थे, सर्वाइव करना था। हमारे पेरेंट्स आए कि चलो ठीक है सर्वाइवल हो गया, अब थोड़े पैसे जमा करते हैं। हमारी जो जनरेशन है वी आर ओके, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, वी हैव द लग्जरी टू टेक रिस्क। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी दे वुड हैव इवन मोर लग्जरी, सो दे वुड नॉट ओनली टेक रिस्क बट दे वुड ऑल्सो स्पेंड टाइम ऑन मोर सॉफ्टर आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक, म्यूजिक, आर्ट, साइंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, उस पर वो टाइम स्पेंड करेंगे। दिस इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन खास करके वो रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास पर्सनल लोन नहीं है, आपके पास हाउसिंग लोन नहीं है, आपने शादी नहीं की है, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आपका बेसिक नीड कर रहे हैं। अनलाइक यूएस जहाँ पे 18 ईयर्स के बाद आपको घर से बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है, अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल लिव विद पेरेंट्स, राइट? तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, इन माई ओन कंपनी आई वॉन्ट टू हायर पीपल, एवरी डे वी हायर पीपल। हमने अभी तक 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। ऑल ऑफ देम आर लुकिंग टू हायर पीपल। देयर इज नॉट इनफ टैलेंट इन द मार्केट। डिग्रीज हैं, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है। आज की जनरेशन अनफॉर्चुनेटली अपना सारा समय स्पेंड करती है सोशल मीडिया पे। वो समय स्पेंड करती है बिंज वॉचिंग अ सीरीज पे। पूरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होता है यार कि स्ट्रेंजर थिंग्स की नई सीरीज आ गई, किसने किसने देखा, मिर्ज़ापुर लॉन्च हो रहा है, किसने किसने देखा। हम इन बारे में डिस्कस करते हैं, हम ये डिस्कस ही नहीं करते कि यार क्यों ना एक फ्रीलांसिंग गिग शुरू करें, क्यों ना हम 4 दोस्त मिलकर कुछ शुरू करें कॉलेज में ही, so that we get experience. Unfortunately, media also plays a very important role. Unfortunately, media ने क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि लोगों को लगता है कि लाइफ यही है। लोग ये कहते हैं कि देखो पूरे दिन मैंने मेहनत की, पूरे हफ्ते मैंने मेहनत की, अब मैं वीकेंड पे पार्टी करूंगा, मेरा हक बनता है, हैंगओवर में रहूंगा, मूवी देखूंगा, जंक फूड खाऊंगा। ये सारी चीजें होती हैं और ये मीडिया पुश करता है। आप ये सोचो कि एवरी सॉफ्ट ड्रिंक विच यू कंज्यूम हैज 8 to 10 spoon of sugar in a can. Yes. Water has 0. Yes. Government has a responsibility to stop this, but they don't do it because they get paid from it. Yeah. But that's one aspect of it. The second aspect is that we ourselves as an individual have to take this conscious decision कि यार मुझे सीखना है। अगर आप सीखना चाहो तो आज इतना कंटेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, आइडिया कैसे सेलेक्ट करते हैं, यूनिक एस्पेक्ट कैसे चुनते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, फंड कैसे रेज करते हैं, आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो। आप बेस्ट एफर्ट लगाओ, बेस्ट एफर्ट। इन इंडिया यू कैन नॉट गेट पेड मोर देन 1 crore in terms of salary for the first 5 years of your life. I'm telling you. Even the top placement agencies which says कि हमने इतना प्लेस किया, अगर 1 crore बोलते हैं तो उनको एक्चुअल सैलरी 40 लाख मिलती है। इन हैंड जितना मिलता है फाइनली। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, I'm talking about a small idea. I'm not kidding. You can make more than 1 crore a month in just like 1 to 2 years. तो आप ये सोचो, इतने सारे challenges हैं भारत में। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन। मैं बिहार झारखंड से बिलोंग करता हूँ, अभी भी वहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं बट उनको इंग्लिश नहीं आती। कैन यू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन वेयर आई कैन जस्ट सिंपली टॉक टू द मोबाइल एप्लीकेशन एंड आई कैन लर्न इंग्लिश, जैसे डुओलिंगो होता है, बट इन अ वेरी देसी वे। इफ यू डू इट, इट कैन बिकम $1 billion बिजनेस। मेरे गांव में आज भी हॉस्पिटल नहीं है, हमारा नियरेस्ट हॉस्पिटल इज 100 kilometers away. People die while going to the hospital most of the time. Can you build a solution? Can you build a solution where you can do a mobile ICU setup? Where in less than 15 minutes the ICU setup and a normal person can actually treat, normal doctor can actually treat that person using telemedicine. तो मतलब opportunities की तो कमी ही नहीं है. Honestly, I would not blame only the government or the system. It's the individuals who are also to be blamed. आज हम उस जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे लोग क्रिप्टो और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं रील्स देख के। अगर आप रील्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, आई प्रे दैट यू लूज ऑल योर मनी। आपने एक मोबाइल खरीदने से पहले आप 10 वीडियो देखते हो, एक दिन का रिसर्च करते हो, एक से ज्यादा दिन का रिसर्च करते हो। आप अपनी हार्ड अर्न मनी एक एसेट क्लास में डाल रहे हो जिसके बारे में आपको जीरो जानकारी है। यू शुड नॉट डू दैट। सो आपके हिसाब से व्हाट आर द टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर? बहुत सारी हैं, मतलब हर फील्ड में। टॉप 5 बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ AI। आई वुड से
today we know about ChatGPT and stuff. This is the infant of AI. In 2 years from now, you'll see AI in a completely different way. So AI has a lot of application. For example, you can use AI to do complex surgeries. You can use AI to send space mission. You can use AI to build content. You can use AI to train to do counseling. You can train AI to teach people how to build businesses. You can use AI to find a model where you can रिड्यूस पेस्टिसाइड यूसेज इन द फार्म. मतलब आज खेतों में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का कारण है वो जो पेस्टिसाइड से भरा खाना हम खाते हैं. देयर आर कंपनीज जो उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया है जो AI का इस्तेमाल करके सिर्फ उस स्पॉट पे लेज़र बीम छोड़ते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड पेस्ट हैं. तो यू डोंट नीड द पेस्टिसाइड. AI लोग समझते हैं कि AI लोगों की नौकरी ले लेगा, बट ऐसा नहीं है. AI बेसिकली आज से 50 साल पहले जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ था, लोगों को यही लगा था कि अब हम क्या करेंगे. कंप्यूटर के समय लोगों को ऐसा लगा था, लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल करते हैं. ह्यूमन इज़ द मोस्ट स्मार्ट रेस ऑन द प्लैनेट, स्मार्टेस्ट. उससे स्मार्ट कोई नहीं है. तो ह्यूमन रेस जो है वो हमेशा कोप अप कर लेती है चैलेंजेस से और उसको एक्चुअली यूटिलाइज करती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए. तो मुझे लगता है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो ऑलरेडी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, अडॉप्शन शुरू हो चुका है. जो आम लोग हैं जो अभी बेसिक चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा. आई थिंक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप AI को मॉनिटर करें, उसको रेगुलेट करें अच्छे तरीके से, ताकि सडन किसी को जर्क ना लगे, सडन किसी को चैलेंजेस ना हो. दूसरी जो इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी है वो है फूड टेक. सस्टेनेबल फूड फार्मिंग कैसे करें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कैसे बनाएं, प्लांट बेस्ड मीट कैसे बनाएं, वर्ल्ड पॉपुलेशन को ज़्यादा न्यूट्रिशन कम लागत में कैसे दे सकते हैं. एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लाइफस्टाइल में वो है डायबिटीज़. इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ा कारण है उसका, गेस करिए क्या है? गेहूँ. सीरियसली? गेहूँ इज़ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डायबिटीज़. गेहूँ हैज़ मोर बैड कॉम्प्लेक्स देन शुगर. ओके. और गेहूँ जो है वो इंडिया का नेटिव फूड नहीं है. इंडिया में गेहूँ था ही नहीं. इंडिया में गेहूँ लाया गया World War I और World War II के समय, जहाँ पे पूरे देश में अनाज की किल्लत थी. और फॉरेन कंट्रीज़ ने GMO मतलब जेनेटिफाइड बनाया ये क्रॉप जो बहुत आसानी से. एक्चुअली गेहूँ नेचुरल तरीके में ठीक है, जो ऑर्गेनिक गेहूँ होता है, बट वो गेहूँ बहुत छोटा होता है, यील्ड बहुत कम होती है. इन्होंने मॉडिफाई कर दिया ताकि ज़्यादा यील्ड हो, और उसकी वजह से आज गेहूँ जो करंट फॉर्म में हम खाते हैं, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल. तो आप ये समझिए कि फूड टेक में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में आज अवेलेबल. आज लोगों को ऑर्गेनिक खाना चाहिए, बट ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल है बनाना. 3 साल आपको फार्म को वर्जिन रखना पड़ता है. मतलब यू हैव टू कीप इट विदाउट डूइंग एनीथिंग सो दैट इट बिकम्स ऑर्गेनिक. यू कैन डू लाइक एक्वापॉनिक्स एंड स्टफ, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो फार्मर्स को एजुकेट और अवेयर कर सकें कि वो कैसे ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स बना सकें. गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन पॉलिसीज वेयर दे कैन. सो फूड टेक इज़ अ वेरी बिग ऑप्शन. लुकिंग एट द फ्यूचर, आपने AI के बारे में जिक्र किया. जिस शख्स को टेक समझ नहीं आता है वो क्या करे? बिकॉज अधिकतर जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक की तरफ ही होते हैं आजकल की. स्टार्टअप करो, टेक से यूल गेट स्केलेबिलिटी एंड ऑल, बट टेक समझ नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. टेक्स आपको कोडर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप ये समझिए कि दुनिया के हर एक इंसान के जीवन में टेक घुस चुका है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन. आज आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, आप गांव में हो या शहर में हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोबाइल फ़ोन एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है दुनिया में आज तक की बनी हुई. क्योंकि आप ये समझिए कि आप एक स्मॉल डिवाइस के अंदर जो सिलिकॉन चिप लगे हैं, आप उसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में लोगों से बात कर सकते हैं, और आप वो डेटा जो दुनिया के किसी दूसरे सर्वर में रखा है आप कंज्यूम कर रहे हैं हर दिन. हम क्योंकि इसको इतने आसानी से इस्तेमाल करते हैं, हमें ये इट्स नॉट लेस देन मैजिक. ये मैजिक से कम नहीं है. हम मैजिक की बात करते हैं, बोलते हैं कि मैजिक शायद हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं. आप हर दिन मैजिक एक्सपीरियंस करते हैं, बट ये इतना कॉमन बन चुका है कि आप उसको अहमियत नहीं देते हैं. ठीक उसी तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है कि आप वो थोड़ा उसके बारे में समझना ज़रूरी है. आपने बात करी कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है एंड दे गेट कैरिड अवे बाय द प्रोपेगेंडाज एंड स्टफ. आजकल सब लोग कहते हैं यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न, कि शार्क टैंक देखा, यूनिकॉर्न बनना है, वैल्यूएशन होनी चाहिए. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन? बोथ. ओके, आई विल टेल यू. स्टार्टअप
आज हम पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं इंडिया में, पूरे दुनिया में स्टार्टअप 30-40 साल पहले शुरू हुआ था। मॉडर्न स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप बेसिकली एक टेक कंपनी होती है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी सोल्यूशन को बनाते हैं जो स्केलेबल हो सके, जो जल्दी ग्रो कर सके। टेक कंपनी होती है। लेट मी ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप आज आए तभी बिजनेस हो रहा है। बिजनेस हज़ारों साल से लोग करते हैं। बिजनेस हर लाइफ के हिस्से में बिजनेस है, ठीक है। हुआ क्या कि बिजनेस का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस डे वन से आप इसलिए बनाते हो ताकि आप पैसे कमा सको। आप ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा पैसा कमाते हो, आप फैक्ट्री लगाते हो, पैसे कमाते हो, आप बिल्डिंग बनाते हो, पैसे कमाते हो। सोल ऑब्जेक्टिव है। स्टार्टअप का सोल ऑब्जेक्टिव तो नहीं बोलूंगा, बट जो पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी है इंडिया से, इसका नाम है ऑफ बिजनेस इज यूनिकॉर्न। इनफैक्ट उनकी 2 कंपनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ चलाते हैं। एक हस्बैंड की यूनिकॉर्न है, एक वाइफ की यूनिकॉर्न कंपनी है। क्या करते हैं लोग? ऑफ बिजनेस क्या करते हैं कि वो बोरिंग बिजनेस करते हैं। रॉ मटेरियल होता है छड़, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम। उन्होंने एक मार्केट प्लेस बनाया है जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज उनके मार्केट प्लेस से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। JSW, टाटा स्टील, ये सारे उनके क्लाइंट हैं। उन्होंने जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है रॉ मटेरियल्स का, उसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी, वेरी लार्ज कंपनी। बट जब वो कंपनी बना रहे थे, ऑलमोस्ट 60 इन्वेस्टर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बोल के कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। But the guy said, okay, I still believe in it, I'll do it. And he did it and he became very successful. तो जैसा मैंने बोला कि स्टार्टअप का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बिजनेसेस को ऐसा बनाना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे मैंने जिपलाइन के बारे में बताया, ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, उबर, ओला, अमेजॉन, ये सारे बिजनेसेस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसे बनाने के लिए काफ़ी समय चाहिए, काफ़ी पैसा चाहिए, बट उसमें पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे इमीडिएटली। जैसे ओपन एआई ने बहुत पैसा खर्च किया, तब उन्होंने ChatGPT का एक मॉडल बनाया। क्या वो पैसा बना रहे हैं आज? इट्स नॉट मेकिंग मनी टुडे। आर दे प्रॉफिटेबल? दे आर नॉट प्रॉफिटेबल टुडे। बट देर आर सम बिजनेसेस, सम स्टार्टअप्स जिनका ऑब्जेक्टिव होता है टू चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ChatGPT या OpenAI उस तरह की एक कंपनी है। सिमिलरली आप अगर देखें, आज से कुछ साल पहले 1950-60 के दशक में अमेरिका में अचानक से एक दिन सुबह सुबह लोगों को एक मेल आया जिसमें एक प्लास्टिक कार्ड लगा था। उसमें लिखा था कि ये एक नया फॉर्म ऑफ पेमेंट है जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसमें आप इस्तेमाल करिए आपके आसपास के लोकेलिटी में और आप 50 दिन के बाद पेमेंट कीजिएगा। लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन लोगों ने यूज़ किया। वहाँ से आज 40 से 50 साल लगे, बट आज क्रेडिट कार्ड हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट क्रेडिट कार्ड। इन प्रोडक्ट को कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर चेंजिंग प्रोडक्ट्स, जो आपका बिहेवियर चेंज करते हैं, जिसके 2 बड़े उदाहरण हैं, ई-कॉमर्स और मोबाइल एप्लीकेशंस। शुरुआत में लोगों को ई-कॉमर्स, अमेजोन को बहुत साल लगे प्रॉफिटेबल बनने में। दे वर ब्लीडिंग मनी एवरी ईयर। बट अगर वो वेंचर कैपिटल फंड्स उसमें बिलीव ना करते, उसमें वो पैसा पंप ना करते, तो ये कंपनीज कभी बड़ी नहीं होती। और उस एक डिटर्मिनेशन और एक स्ट्रेंथ की वजह से आज दुनिया में इतनी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं। मेरे हिसाब से अभी भी हम ई-कॉमर्स के अर्ली फेज पे हैं। देयर इज सो मच मोर विच विल हैपन इन ई-कॉमर्स विच वी कांट एंटिसिपेट टुडे। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि सिर्फ अमेजॉन ही है और फ्लिपकार्ट ही है, इंडिया वैसे फील होता है कि क्या नया कर सकते हैं, अगर हम आएंगे मार्केट में विल बी टेकन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी सरप्राइज, योर माइंड विल बी ब्लोन बाय दिस फैक्ट। चाइना में हर साल एक सेल होती है, सिंगल्स डे सेल। 11 नवंबर को 11/11 सेल कहते हैं उसको, सिंगल्स डे। अली बाबा ये सेल ऑर्गेनाइज करता है। अगेन इज अ प्रोपेगेंडा फ्रॉम अली बाबा। उनको पैसे कमाने तो उन्होंने एक सेल बना दी। बट वो क्या कहते हैं कि यार देखो, हर एक इंसान के पास उनका पार्टनर नहीं है। एवरीवन डज नॉट हैव अ हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। यू आर सिंगल, यू डोंट नीड टू बी सैड। हम आपकी खुशी में साथ रहेंगे, ठीक है। उस दिन वो बोलते हैं कि आप सेल्फ लव करो, अपने लिए सामान खरीदो। सही है, गुड प्रोपेगेंडा। फरवरी आएगा कि उसके लिए करो। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो सिंगल्स डे सेल होती है जो 1 हफ्ते चलती है, दुनिया की सारी ई-कॉमर्स कंपनीज जो साल भर में मिला के सेल करती हैं, सिंगल्स डे सेल में एक बार अलीबाबा अकेले करता है। सिंगल ज़्यादा है दुनिया में। बट आपको मैं जो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट बता रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट वेव ऑफ ई-कॉमर्स होने वाला है। एक इन्फ्लुएंसर है
चाइना में जो बहुत पॉपुलर हैं, चाइना में जो सारे सोशल प्लेटफॉर्म उस पर ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। उसे चाइना में लोग कहते हैं लिपस्टिक किंग, ही इज़ कॉल्ड एज अ लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना। लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना, ही इज़ अ किंग, ही इज़ अ मेल। व्हाट ही डज इज़ दैट वो एक लिपस्टिक लेते हैं, वो सैम्पल करते हैं और वो बताते हैं शेड के बारे में, मैट है, ग्लॉसी है, यू नो नो एक्सचेंज है, मतलब किस करो तो ट्रांसफर नहीं होगा। विनीता ने अभी एक नया प्रोडक्ट बनाया वैसा, नो एक्सचेंज लिपस्टिक। तो बेसिकली वो लिपस्टिक के बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं सिर्फ, ही इज़ नोन फॉर द लिपस्टिक। ओके, ठीक है, हिज नेम इज जस्टिन ल्यूवाक, समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ही इज नोन एज लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना। तो वो पूरे साल स्ट्रीम करते रहते हैं, लिपस्टिक के बारे में बात करते हैं, बट सिंगल्स डे के दौरान वो एक स्पेशल स्ट्रीम करते हैं जहाँ पे जस्ट वन पर्सन ही इज सैम्पलिंग लिपस्टिक थ्रू आउट द डे नॉन स्टॉप एंड पीपल आर बाइंग लिपस्टिक। इस बार पिछले साल सिंगल्स डे सेल पे जस्टिन ने जो सेल किया था, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड लाइव कॉमर्स, जहाँ पे आप लाइव सामान बेचते हैं। ठीक है, चाइना में बहुत बड़ा, इंडिया में भी आने वाला है धीरे धीरे। तो जस्टिन ने लिपस्टिक बेचा लास्ट ईयर चाइना में 2 दिन में। कैन यू गेस उन्होंने कितने का लिपस्टिक बेचा होगा? मैं सोच नहीं सकता। फिर भी एक वाइल्ड गेस। फ्यू क्रॉर्स। $1.2 बिलियन। मैं कल से लिपस्टिक ऑर्डर करने वाला हूँ और शुरू करने This is वाला the हूँ। future ये of- बंद करो सब कुछ। This कल is से the लिपस्टिक future of शुरू कर। e-commerce. चाइना में there are accelerator and incubator where people are trained how to become a live commerce expert. उनको कैमरा पकड़ना, स्ट्रीम करना सिखाया जाता है। आप देखेंगे सड़क पे लोग रात में, आपने वीडियो पता नहीं देखा होगा, नहीं, देयर आर वीडियोस व्हिच आर गेटिंग वायरल, कि पूरे रात में लोग सड़क पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उस सड़क पे फ्री इंटरनेट होती है चाइना में और वहाँ से वो लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं। There are brands who have dedicated 24-hour channel to sell their products through live commerce. So this is the next wave of e-commerce. This is crazy यार। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब तो बस Amazon का Honestly, चलेगा। e-commerce में मेरे हिसाब से अभी सिर्फ 5% हुआ है। और बताओ और क्या होने वाला है? So lot of things. I think हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, कंटेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पॉडकास्ट, आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट हब बन चुका है, तीसरा, फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना। फिर भी आज भारत में 0.00001% लोग पॉडकास्ट करते हैं। जिस दिन अगर इंडिया में 1% लोग पॉडकास्ट करने लगे, इंडिया में कितने पॉडकास्ट हो जाएंगे? बहुत होता है। 10 मिलियन। ठीक है, तो कंटेंट इज वन ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग। मुझे लोगों को लगता है कि अरे खत्म हो गया, सोशल मीडिया खत्म हो चुका है, बट नहीं, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। यू कैन हैव नो आइडिया, आई कैन ऑल्सो नॉट कॉम्प्रीहेंड कि सोशल मीडिया कैसे इवॉल्व होगा आगे चल के। तो व्हाट वी हैव सीन इन लाइक ब्लैक मिरर ऑन नेटफ्लिक्स, ऐसा होने वाला है? 100% इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। Oh gosh. Nice. What has been your story? I mean, where do you come from? इतनी एजुकेशन, इतना ज्ञान आ कहाँ से रहा है? थोड़ा बताएंगे मुझे आप? आई थिंक मुझे लगता है कि अगेन गोइंग बैक टू एक मूवी है रॉकस्टार, जी, जिसमें रणबीर कपूर को बोलते हैं कि यार जब तक तुम्हें दर्द नहीं होगा ना, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो दर्द क्या है आपका? तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी दर्द मिला बचपन से। मैं झारखंड का एक बहुत छोटा सा गांव है चपला, वहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, और मेरा जो गांव है वो उस समय पे हाईएस्ट नक्सल अफेक्टेड एरिया था। सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म वहीं होता था। मतलब आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे हैं। किसी भी दिन नक्सलाइट्स ने बोला कि आज मार्केट बंद, तो बंद, कुछ नहीं होता था। So many. I'll talk about that. Very interesting. मेरे गांव में साल में 6 महीने बिजली आती थी। मुझे याद है मैं स्कूल में था और पूरी गर्मी के 2 महीने बिजली एक भी दिन नहीं आई थी। तो हम लोग लालटेन में पढ़ते थे। मैं जिस स्कूल में गया वो गवर्नमेंट स्कूल था। फॉरगेट अबाउट, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया, स्मार्ट क्लासेस, एयर कंडीशन कैंपसेस। मेरे स्कूल में टेबल और बेंच भी नहीं होता था, हम लोग फ्लोर पे बैठ के पढ़ते थे। पूरे मेरे गांव के 100 किलोमीटर के रेडियस में एक भी लाइब्रेरी नहीं थी। मेरे पूरे एजुकेशन में मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे साल मुझे पूरी किताबें मिल जाती थी। ठीक है, दिस वर द चैलेंजेस। मैंने सिर्फ गांव ही देखा था, मुझे लगता था कि बस यही दुनिया है, यही जिंदगी है। बट अगेन आई वाज वेरी क्यूरियस, बिकॉज मुझे पता था कि नहीं, इसके ऊपर है। कैसा है मुझे नहीं पता, बट है। आई ऑलवेज वांटेड टू चेक दैट। सो पूरे एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट टिल आई ग्रेजुएटेड आई कुड नॉट स्पीक इवन ए वर्ड ऑफ इंग्लिश, बिकॉज हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, वहाँ पे इंग्लिश आपको सीखने का मौका नहीं मिलता। मुझे मौका मिला 2010 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का। और अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
एक्चुअली मैंने एक ब्रीफ पीरियड के लिए इवेंट में काम किया था, इवेंट मैनेजमेंट में. आई डिड अ लॉट ऑफ इवेंट्स लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, रोडीज, इंडियन आइडल एक्सेट्रा एज एन इवेंट मैनेजर. ग्लैमरस था बट इट वाज नॉट गुड. अगेन आई वाज नॉट एंजॉइंग बिकॉज आई वाज नॉट एडिंग वैल्यू. मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करना है. बट अगेन उसके चक्कर में मुझे मौका मिला दिल्ली में एक जॉब मिलने का, जो इंडियन एंजल नेटवर्क, एक बहुत बड़ा एंजल नेटवर्क और इंक्यूबेटर है, वहाँ उन्होंने मुझे हायर किया एज एन इवेंट मैनेजर. बट डे वन उन्होंने मुझे बोला कि वुड यू ऑल्सो लाइक टू डू इंक्यूबेशन. आई हैड नो आइडिया व्हाट इट मीन्स. दे सेड डू यू नो व्हाट एन एंजल इन्वेस्टर इज. I said I had no idea, but I faked it. I said yeah I know about it because I was very intrigued. I was always very curious, right? मैंने कहा यार सीख लेंगे. मैंने सीखना शुरू किया. I was very lucky. I was mentored by people like Anupam of Shaadi.com, Sanjeev from Naukri, and ये समय था जब भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू हो रहा था. भारत में उस समय 2000 से भी कम स्टार्टअप थे. इंटरेस्टिंगली एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे एक दोस्त हैं, सो इंडियन एंजल नेटवर्क में हर थर्ड सैटरडे को हम एक स्टार्टअप पिच करते थे, जहाँ पे पीपल यूज टू कम एंड पिच एंड रेज कैपिटल. उसमें टिपिकली उस समय लोग आते थे जो 35-40 ईयर्स के हैं, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी वेल पॉलिश्ड. मैंने देखा एक यंग लड़का आया है जीन्स पहने हुए, बैक पैक लेके. मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कि यार मैं पिच करने आया हूँ ये वो. मैंने कहा बताओ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आई एम लिटिल वरीड, लेट मी फिनिश एंड देन आई विल टॉक टू यू. तो मैंने उनसे बात की उनके पिच खत्म होने के बाद, और उन्हें पैसे नहीं मिले बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट 17 और 18, कॉलेज नहीं गए, जॉब नहीं की, बट ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्टार्टअप. आई वाज लाइक ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. देन आई सेड ओके लेट्स कीप इन टच. देन वी बिकेम फ्रेंड, वी ऑलवेज केप्ट इन टच. He had a lot of challenge while he was building his brand. There was also a period where he could not afford to pay his rent. From there, today he has become the biggest brand in the world in the hospitality industry called Oyo Rooms. So I'm talking about Ritesh. Or I moved to Hong Kong for a brief while to work with another company. But again, I was not happy. I said, I want more. 2014 दिसंबर में मुझे मौका मिला to come back to India. And then I was managing at that point the largest startup program in the world called 10,000 Startups by NASSCOM. It was a very interesting program designed by NASSCOM, supported by Government of India, multiple state governments, and funded by companies like Google, Facebook, Amazon, Microsoft. सब ने किया था. तो उससे मौका क्या मिला कि जितने भी स्टेक होल्डर है भारत में, मुझे सबसे मिलने का मौका मिला. और it was very interesting. We incubated more than 20,000 startups. I was also part of the team which designed the first official delegation for PM Modi to US when he became the Prime Minister. I was part of the team which contributed towards the writing of the Startup India policy, which has become very powerful. And इस दौरान मुझे मौका मिला पूरे भारत में ट्रैवल करने का. और आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर कि मैंने आज तक 2 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है. 20,000 academicians, 2,000 government officials, and more than 2,000 startup events I have attended as a speaker or a jury or an invited guest. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था सफ़र. तो हमने शुरू किया मेरे गांव से और चीज़ें, और फिर यहाँ तक पहुँचे. इनफैक्ट for this contribution of mine. It was a pleasure having you, Ravi. I mean, a lot of profound insights which literally blew my mind. I'm like, इतना ज्ञान कहाँ से आता है? But wonderful knowing you and having you on the show. Thank you so much.